गुड मॉर्निंग। आज हमें बात करनी है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के संबंध में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 पर हमें चर्चा करना है कि भारत का संघ किस प्रकृति का है, भारतीय संघ में किस तरीके से राज्यों का निर्माण किया जाता है। इन सब चीज़ों पर हमें आज बात करनी है। तो हमारा टॉपिक है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 का ये टॉपिक है। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि संघ या राज्य क्षेत्र का क्या आशय है, किसे कहते हैं संघ। कोई भी चीज़ को हमें सबसे पहले उसके बेस के बारे में जानना चाहिए। तो पहला प्रश्न आता है कि व्हाट इज यूनियन या फेडरेशन या कन्फेडरेशन, इनके अर्थ के बारे में हम समझें। इसके बाद हम देखें कि राज्य क्षेत्र का क्या आशय है। तो संघ का अगर हम डेफिनेशन देखें तो संघ, इसमें केवल ऐसे राज्य आते हैं जो परिसंघीय प्रणाली के सदस्य होते हैं और जो शक्ति के वितरण में केंद्र के हिस्सेदार होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि संघ का आशय क्या है, तो आप कह सकते हैं कि ऐसे राज्य जो परिसंघीय प्रणाली का सदस्य हैं और शक्ति के वितरण में संघ के हिस्सेदार हैं, ऐसे राज्यों को संघ का सदस्य माना जाता है। ठीक है, जैसे आप देखिए भारत में केंद्र और प्रांत, इन दोनों को अगर देखा जाए तो ये संघ के अंग है, क्योंकि प्रांत केंद्र की शक्तियों से हिस्सेदारी प्राप्त करते हैं। भारतीय संविधान का ये प्रोविजन है कि भारतीय संविधान संघ को भी शक्तियां प्रदान करता है और प्रांतों को भी शक्तियां प्रदान करता है। तो ये एक डेफिनेशन आप देख सकते हैं। दूसरी बात आती है कि राज्य क्षेत्र क्या होता है। स्टेट टेरिटरी किसको कहते हैं? स्टेट टेरिटरी का मतलब होता है कि वो संपूर्ण भूभाग जहां तक आपकी संप्रभुता का विस्तार है, जहां तक आपकी संप्रभुता का विस्तार है, उस पूरे क्षेत्र को, संपूर्ण क्षेत्र को स्टेट टेरिटरी के तहत लाया जाता है और विश्व में सभी देशों के साथ यही नियम लागू होता है। अब हम स्टेट टेरिटरी के तहत राज्यों को रख सकते हैं। स्टेट टेरिटरी के तहत संघ राज्य क्षेत्र भी रख सकते हैं और जो राज्य क्षेत्र हम अर्जित करें उनको भी स्टेट टेरिटरी के तहत रखा जा सकता है। लेकिन संघ राज्य क्षेत्र या आरंभिक तौर पर अर्जित राज्य क्षेत्र को संघ का अंग नहीं मानेंगे आप, क्योंकि राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज तो केंद्र का सदस्य हैं, केंद्र के ही अंग हैं, तो वो शक्तियों का बंटवारा तो करते नहीं है केंद्र से। ऐसी स्थिति में वो यूनियन का पार्ट नहीं है, बल्कि वो केंद्र का ही अंग हैं। तो दोनों को समझ लेना और समझने के बाद फिर ये जानना कि आखिर भारतीय संघ की प्रकृति क्या है, ये आवश्यक हो जाता है टॉपिक को पढ़ने से पहले। तो आपने जान लिया कि संघ किसे कहते हैं और राज्य क्षेत्र किसे कहते हैं। इसके डेफिनेशन आप ठीक से पढ़ लें। अब बात करते हैं हम कि संघ या भारतीय संघ की प्रकृति क्या है। व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन फेडरेशन या इंडियन यूनियन। अभी ऐसे ही समझो आप, सिर्फ संघ की प्रकृति क्या है। जब भारत आजाद हुआ और हम अपने संविधान का निर्माण कर रहे थे, तो उस समय विश्व में 3 महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं संचालित थीं और अच्छी तरीके से स्थापित हो चुकी थी। उनमें एक व्यवस्था तो थी एकात्मक प्रणाली, यूनिटरी सिस्टम जिसको कहा जाता था। दूसरी फेडरल सिस्टम या फेडरेशन, तीसरी कन्फेडरेशन। अभी आप इनको इंग्लिश के टर्म्स को ही ध्यान में रखिए। एक यूनिटरी, एक फेडरेशन और एक कन्फेडरेशन सिस्टम था। ये व्यवस्थाएं 3 विद्यमान थीं। हमने ये सोचा कि इन तीनों व्यवस्थाओं में से किसी एक व्यवस्था को
भारत में एक्सेप्ट कर लिया जाए और इन तीनों व्यवस्थाओं का अध्ययन किया। लेकिन तीनों में से पूर्ण रूप से कोई भी व्यवस्था हमारे समाज या हमारी राजनीतिक व्यवस्थाएं या हमारी आर्थिक दृष्टिकोण से उपयुक्त साबित नहीं हो पा रही थी। इसलिए हमने तीनों व्यवस्थाओं को नहीं अपनाया। ना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी सिस्टम का कोई उल्लेख किया गया है, ना हमने कन्फेडरल सिस्टम को अपनाया, ना हमने शुद्ध रूप में फेडरल सिस्टम को अपनाया। ना अपनाने के कुछ कारण थे। अगर हम एकात्मक प्रणाली के बारे में बात करें तो इसमें केंद्र सर्वोच्च होता है, सबसे ऊपर केंद्र होता है। इसकी व्यवस्था ऐसे होती है, संविधान सभी शक्तियां पहले केंद्र को सौंपता है और केंद्र फिर उन शक्तियों को प्रांतों को सौंपता है। डिफरेंट जितने भी प्रांत होते हैं उनको वो शक्तियां सौंपता है। तो अब चूंकि संविधान तो एक अमूर्त है और संविधान स्वयं तो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है, इसके लिए संविधान सभी शक्तियां केंद्र को दे देता है। सीधा सा अर्थ है कि संविधान की शक्तियों का प्रथम दृष्टया प्रयोग केंद्र करेगा। तो अगर सभी शक्तियां केंद्र को प्राप्त हैं तो केंद्र क्या महत्वपूर्ण शक्तियों को प्रांतों को सौंपेगा? नहीं, केंद्र उन्हीं शक्तियों को प्रांतों को सौंपेगा जो उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसी स्थिति में केंद्र अत्यधिक शक्तिशाली होता चला जाएगा और प्रांत अधीनता में आ जाएंगे। यहां तक कि केंद्र इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो निरंकुश हो जाए। आप देखिए कि ऐसी व्यवस्था ब्रिटेन में पाई जाती है और ब्रिटेन में एबीडाइसी, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के संरचनाकार भी माने जाते हैं, उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश संसद इतनी शक्तिशाली है कि वो स्त्रियों को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। तो अब आप देखिए, क्या इस तरीके के केंद्र की आवश्यकता हमारे देश में थी? और अगर हम इस तरीके का केंद्र स्थापित करते तो क्या भारत जैसे विविध समाज में, जहां पर सांस्कृतिक भौगोलिक दृष्टिकोण से अनेक प्रकार की विविधताएं विद्यमान हैं, क्या यह उपयुक्त साबित होता? ऐसी स्थिति में हमने शुद्ध रूप में एकात्मक व्यवस्था को नहीं अपनाया। ठीक, क्यों नहीं अपनाया? इसके दो नेगेटिव कारण। इसमें केंद्र सर्वोच्च और सर्वोपरि हो जाता है, प्रांत केंद्र की पूर्ण अधीनता में आ जाते हैं, जिससे इसमें निरंकुशता का भय हमेशा बना रहता है। ये तीन परिस्थितियां विद्यमान थीं, इस कारण से भारत ने यूनिटरी सिस्टम को नहीं अपनाया। राइट? अब चलिए बात करते हैं कि हमने संघात्मक व्यवस्था को क्यों नहीं अपनाया, इसका क्या कारण हुआ करता था। तो दूसरी संघात्मक व्यवस्था के लक्षण को भी देख लेते हैं। इसमें शक्तियां केंद्र और प्रांत के बीच तो बटी होती हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होने की संभावनाएं ज्यादा आ जाती हैं। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें यहां पर, तो यहां सबसे ऊपर संविधान, और संविधान सभी शक्तियां केंद्र और प्रांत दोनों को सौंपता है। संविधान ही शक्तियां केंद्र को भी सौंपता है, संविधान ही शक्तियां प्रांत को भी सौंपता है। राइट? तो ऐसी स्थिति में कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होने की संभावनाएं ज्यादा आ जाएंगी। केंद्र कहेगा मेरे पास संविधान ने शक्तियां दी हैं तो मैं अधिक प्रभावी हूं, प्रांत कहेगा या प्रांतीय सरकारें कहेंगी हमें भी संविधान से शक्तियां प्राप्त होती हैं, इसलिए हम आपकी बातों को क्यों सुने। ऐसी व्यवस्था में संघर्ष उत्पन्न होने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। यह इसकी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो
तो अगर आप इस फेडरेशन सिस्टम को देखें तो इसमें शक्तियां केंद्र और प्रांत के बीच बटी हैं। केंद्र प्रांतों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है, यह भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता कि निरंकुश हो जाए। जैसे उदाहरण है इसका 1787 के बाद का अमेरिका। लेकिन यहां पर संघर्ष की संभावना बहुत ज्यादा होती है, कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है। आप ये देखिए कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 1787 के बाद फेडरेशन आया और तब भी अनेक प्रकार के संघर्ष उत्पन्न होते रहे। इससे पहले तो खैर परिसंघ था तो संघर्ष और ज्यादा हुआ करते थे। तो एक ये कारण से कि हमने कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न ना हो केंद्र और प्रांत के बीच में, इसलिए शुद्ध रूप में हमने संघात्मक प्रणाली को भी नहीं अपनाया। तीसरी प्रणाली आती है परिसंघात्मक की, इसको कन्फेडरेशन कहा जाता है। कन्फेडरेशन प्रणाली में होता यह है कि इसमें कुछ प्रांत, ऐसे आप यहां समझिए, कुछ प्रांत जो संप्रभु संपन्न राज्य के रूप में रहते हैं, ये एक समझौता करते हैं और उस समझौते के माध्यम से केंद्र का निर्माण होता है। तो ये प्रांत पहले थे, प्रांत ही केंद्र को शक्तियां सौंपेंगे। स्वाभाविक सी बात है कि प्रांत केंद्र को वही शक्तियां सौंपेंगे जो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसी स्थिति में केंद्र कमजोर रहेगा और प्रांत शक्तिशाली रहेंगे। परिसंघात्मक व्यवस्था का उद्देश्य केवल यह होता है कि केंद्र प्रांतों के बीच कोऑर्डिनेशन को स्थापित करे। सामान्यतः परिसंघात्मक व्यवस्थाएं समझौते की उपज होती है। जैसे 1776 में जब अमेरिका आजाद हुआ तो वहां पर परिसंघात्मक प्रणाली को भी अपनाया गया। समझौते के माध्यम से अमेरिका आजाद हुआ था और उन्होंने वॉशिंगटन डीसी या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का निर्माण किया। तो ऐसी स्थिति में 1760 के दशक में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के टूटने की संभावनाएं भी बन गई थी एक बार। यहां तक कि जब अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बने तो बहुत सारे प्रांतों के गवर्नर्स ने अब्राहम लिंकन को राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार नहीं किया या स्वीकार करना उचित नहीं माना। यहां तक कि कुछ प्रांतों ने तो गृह युद्ध कर दिया, उसमें से टेक्सास हुआ करता था। हालांकि अब्राहम लिंकन ने पुलिस शक्ति का प्रयोग करके उस गृह युद्ध को दबा दिया, लेकिन उन प्रांतों को जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था, उनका कहना यह था कि अब हमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर नहीं रहना है, हम इससे बाहर जाना चाहते हैं। चूंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक समझौते की उपज थी, ऐसी स्थिति में उन्हें बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया गया उस समझौते के कारण से। रिजल्ट यह हुआ कि अमेरिका के राष्ट्रपति श्री अब्राहम लिंकन ने यह कहा कि अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज अनडिस्ट्रिक्टेबल स्टेट ऑफ अनडिस्ट्रिक्टेबल फेडरेशन। उसी बात को, कॉन्फ्लिक्ट को सुप्रीम कोर्ट में रखा गया और सुप्रीम कोर्ट ने, यूनाइटेड स्टेट के सुप्रीम कोर्ट ने टेक्सास बनाम व्हाइट के केस में 1861 में यह निर्णय दिया कि अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इसलिए आज आप देखते होंगे कि अमेरिका में ना तो प्रांतों के आकार में कोई परिवर्तन आता है और ना ही अमेरिकी संघ में कोई परिवर्तन आता है। लेकिन ऐसी स्थिति हमारे हितों की अनुकूल नहीं थी। अगर हमने इस तरीके के समझौते को अपनाया होता तो हम तो बहुत सारी देशी रियासतों से मिलकर के बने थे। अगर हम समझौते से राष्ट्र का निर्माण करते तो हमारा राष्ट्र उतने अच्छे तरीके से विकसित नहीं हो पाता। इसलिए हमने समझौता को ना अपना करके विलय को अपनाया। हमारे देश में विलय हुआ है, किसी को अलग होने का अधिकार यहां पर नहीं है। इस पर हम चर्चा आगे करेंगे। फिलहाल हम ये जान रहे हैं कि परिसंघ का नेचर क्या था और क्यों हमने नहीं अपनाया।
चूंकि परिसंघ इतना कमजोर था, इस कमजोरी के कारण से यह भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं था। इसमें प्रांत केंद्र की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे। केंद्र के पास कुछ सामान्य शक्तियां ही प्राप्त थीं, जैसे 1787 से पहले का अमेरिका, जो मैंने आपको भी बताया। इस व्यवस्था में सभी प्रांतों के विलग होने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। तो यह एक कमजोर संघ के रूप में रहता। तीनों आपने देख ली। यहां पर एकात्मक व्यवस्था में निरंकुशता की संभावना, संघात्मक व्यवस्था में संघर्ष की संभावना और परिसंघात्मक व्यवस्था में विलग होने की संभावना। ये इन तीनों व्यवस्थाओं के नेगेटिव कैरेक्टर थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन तीनों व्यवस्थाओं में भारतीय परिस्थितियों के लिए नेगेटिव कैरेक्टर थे। ऐसे कैरेक्टर भी हैं या ऐसे कुछ फीचर्स या विशेषताएं भी इन व्यवस्थाओं में हैं जो भारत के अनुकूल थी। ऐसी स्थिति में भारत ने ना तो यूनिटरी सिस्टम को एक्सेप्ट किया शुद्ध रूप में, न कन्फेडरेशन को एक्सेप्ट किया और ना ही फेडरेशन को एक्सेप्ट किया। भारत ने एक नई प्रकृति की व्यवस्था को स्वीकार किया और उसे यूनियन कहा। हालांकि ध्यान रहे, इस यूनियन की, भारतीय यूनियन की प्रकृति सोवियत यूनियन के जैसी भी नहीं है, क्योंकि सोवियत यूनियन में संप्रभु संपन्न राष्ट्रों का यूनियन था। यहां पर प्रांतों के पास किसी भी प्रकार की कोई संप्रभुता स्वीकार नहीं की गई। यहां जन संप्रभुता का सिद्धांत है। तो अब जो हमने अपनाया वो यूनियन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 में यह कहा गया, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का यूनियन है। यहां मैं यूनियन शब्द इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि संघ और यूनियन में कॉन्फ्लिक्ट या कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है, तो अभी हम यूनियन ही समझें। तो ये जो यूनियन है भारत का, इसमें इन तीनों व्यवस्थाओं के पॉजिटिव कैरेक्टर्स को शामिल किया गया है। सूत्र अगर हम इसका बनाएं तो इंडियन यूनियन इज इक्वल टू पॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ यूनिटरी सिस्टम प्लस पॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ कन्फेडरेशन प्लस पॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ फेडरेशन। इन तीनों के पॉजिटिव कैरेक्टर हैं। जैसे यूनिटरी सिस्टम का पॉजिटिव कैरेक्टर क्या शामिल किया हमने इसमें, अगर आपात जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तो वहां पर केंद्र का शक्तिशाली होना अनिवार्य होता है और अच्छा होता है। ऐसी स्थिति में हमने इमरजेंसी प्रोविजंस को भी कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया है, जिनके लक्षण यूनिटरी सिस्टम से मिलते जुलते हैं। जब भी हमारे देश में किसी भी प्रकार की आपदा आती है, चाहे वो राजनीतिक आपदा हो, चाहे वो युद्ध हो, चाहे सशस्त्र विद्रोह हो, तो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम अपने आप केंद्र को शक्तिशाली कर देता है। मतलब यह हुआ कि हमारा झुकाव एकात्मक व्यवस्था की ओर स्वतः ही चला जाता है और केंद्र शक्तिशाली हो जाता है। तो हमारे यूनियन में यूनिटरी सिस्टम के भी हमारी प्रकृति के अनुकूल चरित्र विद्यमान है। दूसरी तरफ अगर हम कन्फेडरेशन सिस्टम को देखें तो शांति काल में जब प्योर पीस रहता है, सब कुछ व्यवस्थाएं ठीक ढंग से चल रही होती हैं, तो केंद्र को संघ सूची के तहत कानून बनाने की अधिकारिता प्रॉपर रहती है। प्रांत भी प्रांतीय सूची या राज्य सूची के तहत, यहां तक समवर्ती सूची के तहत कानूनों का निर्माण बिना किसी रोक टोक के करते रहते हैं और अपनी अपनी परिस्थिति प्रकृति के अनुकूल वो अपना विधायन करते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं होती। तो शांति काल में अपनी अपनी प्रकृति के अनुकूल सभी प्रांत अपना काम कर सकें, यह हमारी आवश्यकता थी। आवश्यकता इसलिए थी
क्योंकि हमारे देश में विविधता बहुत ज्यादा विद्यमान है। यहां तक कि हर प्रांत की अपनी अलग एक पृष्ठभूमि है, अलग अपनी सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं, अलग आर्थिक परिस्थितियां हैं, भौगोलिक परिस्थितियां, लोगों का रहन सहन विविध प्रकार का है। अगर इन सबके बारे में कानूनों का निर्माण या कानूनों का क्रियान्वयन एक ही संस्था के द्वारा, केंद्र के द्वारा किया जाता तो न्याय उत्पन्न करवाना संभव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में अलग अलग विधान की आवश्यकता थी, तो हमने शांति काल में कन्फेडरल सिस्टम को अपनाया। ठीक जैसा कि फेडरेशन का लक्षण था कि उसमें कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है, हमने उस कॉन्फ्लिक्ट वाली व्यवस्था को दूर कर दिया और संघ को भी अपना लिया। हमारे देश में संविधान ही केंद्र को शक्तियां सौंपता है, संविधान ही प्रांतों को शक्तियां सौंपता है, लेकिन जब कभी केंद्र और प्रांत की शक्तियों के प्रयोग में कोई संघर्ष उत्पन्न होता है तो केंद्र ताकतवर हो जाता है। अर्थात हमने संघीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपना लिया। प्रथम दृष्टया हम सभी को अपने विधायन की अधिकारिता देते हैं, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रथमतः हम समन्वय करने की कोशिश करेंगे। दोनों विधानमंडलों या दोनों कार्यपालिकाओं के बीच जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हुआ है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन उत्पन्न भी नहीं हो पाया या इसकी संभावनाएं उत्पन्न नहीं हो पाई तो संघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू होगा और संघ का विधायन प्रांतीय विधायनों की अपेक्षा ऊपर माना जाएगा। ऐसा संविधान के अनेक उपबंध स्पष्ट कर देते हैं। जैसे संविधान का अनुच्छेद 245(2) संघीय सर्वोच्चता को स्पष्ट करता है, जहां अनुच्छेद 245(1) कहता है कि प्रत्येक विधानमंडल की अपनी अपनी क्षेत्राधिकारिता है। वहीं अनुच्छेद 245(2) कह देता है कि संघ की क्षेत्राधिकारिता इतर भी है, संघ से बाहर जाकर के भी है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे प्रोविजन है। आप 256 को देखेंगे, 257(1) को देख लीजिए। 256 कहता है कि केंद्र की योजनाओं को क्रियान्वित करना और केंद्र की योजनाओं को लागू करना प्रांतों का दायित्व है और केंद्र को यह सुनिश्चित करने का अधिकार है। 257(1) के तहत अगर आप देखेंगे तो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को क्रियान्वित किया जाता है, केंद्र के द्वारा बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सुनिश्चित करने का ठीक ढंग से प्रांतों में काम कर रहे हैं, वो दायित्व बन जाता है प्रांतों का। अनुच्छेद 249 में राज्यसभा को यह ताकत मिली हुई है कि राज्यसभा अगर चाहे तो प्रांतीय सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संघ को सौंप दे सकता है। अनुच्छेद 252 भी इस तरीके की बातें करता है कि 2 या 2 से अधिक प्रांत अगर चाहें तो आपसी सहमति के आधार पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को सौंप सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोविजन हैं जो हमारे देश में संघीय सर्वोच्चता को स्पष्ट करते हैं। और यह संघीय सर्वोच्चता का उद्देश्य क्या था, क्यों हमने अपनाया संघीय सर्वोच्चता को? ताकि केंद्र और प्रांत के बीच में कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होने की स्थिति में संघ को मजबूत रखा जाए और बिखरने की संभावनाएं ना हो। तो इस तरीके से हमने फेडरेशन के पॉजिटिव कैरेक्टर्स को भी अपना लिया। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन यूनियन, इंडियन यूनियन की प्रकृति क्या है, तो आप कहिए इंडियन यूनियन एक ऐसा यूनियन है जिसमें एकात्मक प्रणाली के सकारात्मक लक्षण पाए जाते हैं, जिसमें परिसंघात्मक प्रणाली के सकारात्मक लक्षण पाए जाते हैं और संघात्मक प्रणाली के भी सकारात्मक लक्षण पाए जाते हैं। सकारात्मक लक्षण का आशय यह है जो भारतीय प्रकृति के अनुकूल हो, भारत की विद्यमान सांस्कृतिक विविधता, राजनीतिक विविधता, भौगोलिक विविधताओं के अनुकूल हो। इसको ध्यान में रखते हुए हमने यूनियन शब्द को प्रयोग किया, ना कि फेडरेशन, कन्फेडरेशन और यूनिटरी सिस्टम को। तो मेरे ख्याल से आप बात को समझ गए होंगे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन यूनियन। अब यूनियन का अर्थ हिंदी में हमने क्या लिख दिया,
संघ। तो फेडरेशन का अर्थ भी संघ होता है, कन्फेडरेशन का अंग परिसंघ, हिंदी परिसंघ होती है, और यूनियन का हिंदी भी संघ होता है। तो इसीलिए मैंने आपको यूनियन शब्द के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। अब दूसरी बात आती है कि भारत ने जिस यूनियन प्रकृति के संघ को एक्सेप्ट किया, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी ताकत क्या है? व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन यूनियन? मजबूती क्या है? कैसे हम ये कह सकते हैं कि इंडियन यूनियन अमेरिकी कन्फेडरेशन, फेडरेशन या ब्रिटेन के यूनिटरी सिस्टम की अपेक्षा अधिक मजबूत, सुदृढ़ है? देखिए, मजबूती का आशय ये नहीं होता है कि आप रिजिड खड़े रहिए। फ्लेक्सिबिलिटी भी मजबूती का एक कारण होती है। इंडियन फेडरेशन, इंडियन यूनियन अगर फ्लेक्सिबल है तो उसके कारण से वो मजबूत है। तो बात करनी है कि अमेरिकी यूनियन की स्ट्रेंथ क्या है। इसके लिए थोड़ी सी चर्चा करना, हालांकि मैंने अभी चर्चा करी थी अमेरिका की स्थिति क्या हुई थी, लेकिन मैं आपको थोड़ा और बता देता हूं, तभी हम समझ पाएंगे कि भारत की स्थिति क्या है। यहां अपने जहन में एक प्रश्न भी बना करके चलिए, यदि भारत राज्यों का संघ है तो क्या राज्यों को संघ से विलग होने का अधिकार है? या इसी तरीके से दूसरा सवाल आप अपने जहन में रखिए, क्या भारत अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर यहां पर निकल करके आएंगे। तो अमेरिका की स्थिति क्या थी? 1776 में जब अमेरिका आजाद हुआ तो अमेरिका ने परिसंघ को अपनाया, जो कि मैंने आपको बताया कि कुछ प्रांतों ने एक समझौते के द्वारा परिसंघ का निर्माण किया, लेकिन 1860 आते आते अमेरिकी परिसंघ टूटने की स्थिति में आ गया, उस गृह युद्ध के कारण से। कारण क्योंकि परिसंघ समझौते के द्वारा बना था। तो 1776 में जो परिसंघ बनाया उसका आधार समझौता था, और समझौता कभी भी टूट सकता था। और टूटने की नौबत कब आ गई? 1860 में। ऐसी स्थिति में 1861 में सुप्रीम कोर्ट ने टेक्सास बनाम व्हाइट के केस में डिसीजन दिया कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, ताकि वो टूट ना सके। और फिर आप कह सकते हैं कि टेक्सास बनाम व्हाइट जो 1861 में इसका डिसीजन आया, वहां से अमेरिका परिसंघ नहीं रह जाता है और अमेरिका संघात्मक प्रणाली में आ जाता है, और उसी प्रकार का संघात्मक प्रणाली बनता है जैसे वो समझौता ना होकर के विलय हो गया। क्योंकि ना तो उससे किसी प्रांत को अलग होने का अधिकार होगा और ना ही किसी प्रांत को तोड़ा जा सकता है। आज आप देखिए, फ्लोरिडा जैसा तब था वैसा ही अब है। सबसे छोटा प्रांत तब था तो सबसे छोटा अभी भी है। टेक्सास सबसे बड़ा प्रांत तब था तो सबसे बड़ा प्रांत अभी भी है। उनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अमेरिका अगर प्रशासन की आवश्यकता भी हो तो अपने प्रांतों का परिवर्तन नहीं कर सकता, ये उसकी बाध्यता है, जबकि हमारे ऊपर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। तो अमेरिका की इस स्थिति को देखते हुए हमने ये एक्सेप्ट किया कि हम भारत में अलग प्रकृति की स्थिति को पैदा करेंगे। अब हम भारत की स्थिति को देखते हैं। भारत में इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट के रूप में स्वीकार किया गया है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, और यूनियन में प्रारूप समिति ने ही कहा था कि भारत की प्रकृति परिसंघात्मक है, किंतु यह किसी करार का परिणाम नहीं है, किसी समझौते का परिणाम नहीं है। भारत में देशी रियासतों का विलय हुआ है। तो एक काम तो हमने ये कर दिया कि भारत में समझौता नहीं, अपितु विलय हुआ है।
विलय सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। राइट? अब जैसे आप देखिए, एक गिलास पानी में अगर आप एक बूंद पानी डालते हैं तो उसका तो विलय हो जाएगा। तो भारत अगर एक विशाल क्षेत्र है, उसमें कोई भी देशी रियासत अगर आकर के मिल जाती है तो उसका विलय हो गया, अब उसको अलग नहीं किया जा सकता। तो हमारे देश में तो आत्मा और परमात्मा का विलय ही रहता है। आत्माओं का मिलन हमारे देश में परंपरा और संस्कृति है। तो यहां जितनी देशी रियासतें मिली, अब कोई कहता है 546 देशी रियासतें मिली, कोई कहता है 571 मिली, जितनी भी मिली वो सब देशी रियासतें भारत में विलय हो गई। अब उनका नामो निशान या उनका एग्जिस्टेंस समाप्त हो गया है, अब वो भारत का अंग है। रिजल्ट ये भी हुआ कि कई प्रांतों में कई देशी रियासतें आई। कौन सी देशी रियासत पहले कहाँ हुआ करती थी, फिर किस प्रांत में चली हो गई, आजकल तो पहचान पाना भी बहुत मुश्किल है कि कौन सी देशी रियासत कहाँ हो गई। तो हमने विलय को एक्सेप्ट किया क्योंकि अमेरिका की पहली स्थिति को हमने देख लिया था। साथ में हमने एक और प्रोविजन किया कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 स्पष्ट कर देता है और संविधान सभा की प्रारूप समिति ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। राज्यों का अविनाशी संघ, इसका क्या मतलब हुआ? हमारे देश में राज्यों का विनाश तो हो सकता है। विनाश का मतलब स्वरूप परिवर्तन। ऐसा मत समझ लेना कि हम विनाश का मतलब उसको राज्य को नष्ट ही कर देंगे, ऐसा नहीं। स्वरूप परिवर्तन, किसी भूभाग को किसी प्रांत में मिला देना, उस प्रांत से हटा करके दूसरों में मिला देना। तो हमने प्रशासन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस बात को एक्सेप्ट किया कि सुविधा। इसीलिए आप देखिए हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 3 के तहत राज्य निर्माण की प्रक्रिया को बहुत सरल रखा गया है और संसद साधारण बहुमत से ही राज्य निर्माण को कर सकती है, राज्यों के आकार को परिवर्तित कर सकती है, घटा बढ़ा सकती है, नामों का परिवर्तन कर सकती है। आगे हम चर्चा करेंगे। वो सिर्फ इसलिए ताकि प्रशासन के दृष्टिकोण से हम अपनी संरचना को, हम अपनी आंतरिक संरचना को परिवर्तित कर सकें। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भारत किस प्रकृति का है, क्या भारत अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, तो आप कहेंगे नहीं, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। क्या भारत से अलग हुआ जा सकता है? नहीं, क्योंकि भारत विलय के द्वारा बना हुआ है। इसमें जो शामिल हुआ है उसको अलग नहीं किया जा सकता है। ये भारत की स्ट्रेंथ है, आपको ये ध्यान में रखना है। अब बात आती है कि यहां से कैसे प्रश्न बनेगा। हालांकि संघ लोक सेवा आयोग तो प्रश्न नहीं बनाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 हमने पढ़ा। आर्टिकल 1 से अगर किसी स्टेट में कोई सवाल बनता है तो ऐसे पूछा जा सकता है, भारतीय संघ की प्रकृति का परीक्षण कीजिए और बताइए कि भारत को यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कहा जाता है। यह प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। तो क्या क्या लिखेंगे आप इसमें? पहली बात तो आप लिखेंगे तत्कालीन प्रचलित व्यवस्थाओं जो कि दुनिया में प्रचलित थी, जिनमें से एकात्मक, परिसंघात्मक और संघात्मक प्रणाली हुआ करती थी, उन व्यवस्थाओं की भारतीय परिप्रेक्ष्य में अनुपयुक्तता थी। यह स्पष्ट कर देंगे क्या अनुपयुक्तता थी, वो मैंने आपको बता दी। एकात्मक स्वरूप की व्यवस्था शुद्ध रूप में भारत के अनुकूल नहीं थी, ना तो परिसंघात्मक व्यवस्था अनुकूल थी। तो एक पैराग्राफ का आपको यह काम कर देना है, 1 या 2 पैराग्राफ। फिर आप बताएंगे कि हमने एकात्मक, परिसंघात्मक और संघात्मक व्यवस्था के सकारात्मक लक्षणों को अपनी परिस्थितियों के अनुकूल एक्सेप्ट कर लिया। तीसरे नंबर पर आप बताएंगे कि तीनों व्यवस्थाओं के सकारात्मक लक्षणों को मिला करके भारत में जो व्यवस्था बनी उसको हमने नाम दिया यूनियन ऑफ स्टेट। सो आर्टिकल 1 में लिख दिया हमने इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है ना?
फिर आप इसमें यह भी बता सकते हैं कि भारतीय संघ की प्रकृति, स्ट्रेंथ क्या है, इसकी चर्चा भी आप कर सकते हैं। तो इसमें भी आप जो चर्चा कर सकते हैं। इसका एक अलग से सवाल कभी कभार पूछ लिया जाता है कि क्या भारतीय संघ अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है? तो बहुत सारे लोग प्रूफ कर देते हैं कि हाँ है, जो कि गलत होता है। भारत विनाशी राज्यों के अविनाशी संघ की प्रकृति में है। तो ये तो हमने बात करी आर्टिकल 1 के तहत कि भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है। अब दूसरा प्रश्न हमारा बनता है पार्ट 1 से, और वो है आर्टिकल 2 से, कि भारतीय संविधान में राज्यों की स्थिति क्या है, या आप यूं कह सकते हैं कि राज्यों का स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरीके से राज्यों का प्रारूप सुनिश्चित किया गया है, क्या क्या स्थितियां हैं, उनके बारे में हम विचार कर सकते हैं। तो हमें भारतीय संविधान में राज्यों के प्रारूप या राज्यों की स्थिति के बारे में चर्चा करनी है। तो इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसकी प्रारूप की चर्चा अनुच्छेद 2 में की गई है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 2 में सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रारूप समिति ने किस तरीके का डिसीजन लिया। जब हम अपने देश का स्ट्रक्चर बना रहे थे, तो उस स्ट्रक्चर के दौरान जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी, उसने एक निर्देश दिया और कहा कि प्रशासन की सुविधा के लिए देश को विभिन्न प्रांतों में बांटा जा सकता है, किंतु किसी भी प्रांत को देश से अलग होने का अधिकार नहीं होगा। ये स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया, ये प्रारूप समिति का स्टेटमेंट था। मतलब हमें अपने राज्य की प्रकृति के या राज्य के स्वरूप को इसी प्रकार से निर्धारित करना था। हमने इसी प्रकार से अपने मूल संविधान में राज्यों की स्थिति को निर्धारित किया, और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 में 4 प्रकार के हमने राज्यों को वर्गीकृत किया। मूल संविधान में 1950 में 4 प्रवर्गों में राज्यों को बांटा और उन्हें पहली अनुसूची में, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में स्थान दे दिया। ये जो 4 प्रवर्ग रखे गए, इनको आप ध्यान रखेंगे, कभी 1-2 बार प्रीलिम्स में ये पूछे गए हैं, मुख्य परीक्षा में तो इनका कोई औचित्य नहीं है, तो जनरल स्टडी के प्रीलिम में ये पूछे जाते हैं। 4 कैटेगरी ये थी, एक प्रवर्ग ए, प्रवर्ग बी, प्रवर्ग सी और प्रवर्ग डी। इसमें से क्लास ए में 10 राज्यों को रखा गया था। ये 10 राज्य वे राज्य थे जो पूर्णतः ब्रिटिश प्रांत के रूप में थे और जिनका शासन गवर्नर के अधीन